बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने शुजात से पूछ लिया कि जनरल मुशर्रफ की बगावत का सबसे बड़ा फ़ायदा तो उनके ख़ानदान को हुआ था, और जिस तरह वो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की मुखालफत करके जनरल मुशर्रफ की हिमायत करते रहे थे, इसका उन्होंने बाद में पूरा पूरा फ़ायदा भी उठाया था। ताहम चौधरी शुजात मेरी इस बात से मुत्तफ़िक नहीं हुए और बोले कि जब इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में उन्हें और उनके ख़ानदान को सबसे ज़्यादा सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। वो बताने लगे कि जो ही बगावत हुई, एक आर्मी मेजर लाहौर में वाक़ उनके घर पर पहुंचा। उसने उनकी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की और इन सबको एक कमरे में बंद कर दिया। शुजात हुसैन की फैमिली को तंग करने की गर्ज से एक बहुत बड़े लेवल की टीम उनके घर भेजी गई थी कि वो जाकर उनके बाथरूम तक चेक करें, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो कितने अमीर लोग थे। इस पर इक्तफ़ा न किया गया और इंतहाई अहमकाना किस्म के सवालात के जवाब देने के लिए कहा गया कि उनका किचन, बाथरूम, फ्लश और इस तरह की दीगर छोटी मोटी चीज़ें कैसे और क्यों कर बनी थीं। बाथरूम में पड़ी हुई चीज़ों की तफसीलात फराहम करने को कहा गया। चौधरी शुजात ने फिर भी तहम्मुल से काम लेते हुए इन सवालात के जवाब दिए। ताहम अगले रोज़ एक और टीम वहाँ पहुँच गई जिनके हाथ में वो फार्म मौजूद था, और उन्होंने बाथरूम और किचन चेक करना शुरू कर दिए कि क्या वाकई उनको सही जवाब दिए गए थे। जब चौधरी शुजात के घर पर इस तरह का छापा मारा गया तो उन्होंने पहली दफ़ा तारिक अज़ीज़ को टेलीफ़ोन किया, जो उस वक़्त जनरल मुशर्रफ के साथ थे। तारिक अज़ीज़ ने मुशर्रफ से पूछा तो जनरल ने कहा कि उन्होंने इस तरह के कोई आर्डर पास नहीं किए। ताहम चौधरी शुजात की फैमिली के ख़िलाफ़ इस तरह के एक्शन होते रहे, हत्ता कि उनको अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। जब शुजात ने तारिक अज़ीज़ का नाम लिया तो मैंने उनसे पूछ लिया कि इसका मतलब ये था कि उन्होंने तारिक अज़ीज़ को इस्तेमाल करते हुए जनरल मुशर्रफ से अपने ताल्लुकात इस्तवार करके आने वाले दिनों में मुल्क के पहले सियासी गॉड फादर की हैसियत इख्तियार कर ली थी। तारिक अज़ीज़ चौधरियों की इस वजह से भी बड़े ममनून थे कि जब एक सिविल सर्वेंट की हैसियत से आसिफ सरदारी उनसे शदीद नाराज़ हुए और उन्होंने उनके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की तो उनकी चौधरियों ने जान बचाई थी। अब वक्त आ गया था कि तारिक अज़ीज़ चौधरियों के इन एहसानात का बदला चुकाते। ताहम चौधरी शुजात इस बात से इनकारी थे कि तारिक अज़ीज़ ने उनको कोई सियासी रोल लेकर देने में कोई अहम किरदार अदा किया था। अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए शुजात ने इंकशाफ किया कि आप तारिक अज़ीज़ की क्या बात करते हैं। वो तो मेरी जनरल अमजद से एक मीटिंग भी कराने में नाकाम रहे थे। ये मीटिंग जनरल मुशर्रफ के कहने पर होनी थी, क्योंकि मुशर्रफ चाहते थे कि मैं उनसे मिलकर अपने ख़िलाफ़ नैब में रजिस्टर्ड किए गए तमाम केसेस की वजाहत पेश करूँ। तारिक अज़ीज़ की तमाम तर कोशिशों के बावजूद जनरल अमजद से उनकी मीटिंग नहीं हो सकी थी। शुजात के बकौल जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने दरअसल दी मोस्ट वांटेड के नाम से सियासतदानों की एक फ़हरिस्त तैयार की थी, जिसका नाम बिग हेड्स रखा गया था। चौधरियों के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करके उन्हें हिरासा करने का मकसद दरअसल ये था कि दूसरे सियासतदानों को ये पैगाम भेजा जा सके कि अगर गुजरात के ताकतवर चौधरियों के ख़िलाफ़ केसेस बनाए जा सकते हैं तो फिर सबको मालूम होना चाहिए कि उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं बड़ा हैरान हो रहा था और इसी हैरानी के आलम में शुजात हुसैन से पूछ लिया कि फिर उनकी पहली दफ़ा 12 अक्टूबर के बाद जनरल मुशर्रफ से मुलाकात कब हुई थी। वो बताने लगे कि दरअसल उन्होंने जनरल मुशर्रफ से मिलने के लिए टाइम मांगा था ताकि वो अपने ख़िलाफ़ बनाए गए केसेस की वजाहत कर सकें। इस मीटिंग के बाद ही जनरल मुशर्रफ ने उन्हें ये कहा था कि वो जाकर जनरल अमजद से मिलें और ये सारी बातें उनको बताएं। ताहम जनरल अमजद ने चौधरी शुजात हुसैन से मिलने से इनकार कर दिया था और उन्हें ये पैगाम दिया गया कि वो अदालतों के ज़रिए ही अपने आप को क्लियर करवाएं। अगरचे चौधरी शुजात हुसैन ये बात छुपा गए, लेकिन मुझे मेरे काबिल एतमाद ज़राए ने बताया था कि उनकी बार बार दरखास्तों के बावजूद जनरल मुशर्रफ उन्हें वक्त देने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर तारिक अज़ीज़ ने उनकी मुशर्रफ से मुलाकात का एक तरीका ढूंढ निकाला। रावलपिंडी के पीसी होटल में किसी बड़े आदमी के बच्चे की शादी थी, जहां जनरल मुशर्रफ ने भी आना था। तारिक अज़ीज़ ने चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात को चुपके से वहीं बुलवा लिया और इन दोनों को ऐन उस जगह पर बिठा दिया जहाँ से मुशर्रफ ने गुजर कर जाना था। यूँ ही शादी का फंक्शन ख़त्म हुआ, मुशर्रफ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से निकलने लगे तो ये दोनों अचानक उनके सामने आ गए। मजबूरन मुशर्रफ को उनसे मिलना पड़ा और उनके इसरार पर उन्हें मुलाकात का वक्त भी दिया। ताहम जनरल मुशर्रफ ने उन्हें ये कहा कि वो जाकर जनरल अमजद से मिलें। ये अलहदा कहानी है कि जनरल मुशर्रफ ने जनरल अमजद को कभी फ़ोन करके नहीं कहा कि वो इन दोनों को मिलने का वक्त दें या उनकी बात गौर से सुने। यही वजह थी कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की बार बार दरखास्तों के बावजूद जनरल अमजद ने कभी उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। जनरल अमजद का उनसे मुलाकात से इनकार करना शायद आखिरी ज़िल्लत नहीं थी,
کیونکہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے لیے ابھی بہت کچھ سہنا اور سننا باقی تھا۔ ایک دن ان دونوں کو NDFC کے چیئرمین میاں آصف سعید کا یہ پیغام ملا کہ وہ ان کے گھر تشریف لائیں اور چائے کا ایک کپ پئیں۔ وہ دونوں جب وہاں پہنچے تو میز پر ٹانگیں پھیلائے میاں آصف نے انہیں بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا اور بڑے کھردرے لہجے میں انہیں بتایا کہ جناب یا تو آپ کاروبار کر لیں یا پھر سیاست۔ چودھری شجاعت کی زندگی میں یہ دن بھی آنا تھا کہ انہیں ایک سرکاری افسر نے ایک آپشن دیا کہ سیاست اور کاروبار میں سے ایک کا فیصلہ کر لیں۔ چودھری شجاعت نے اپنے آپ کو زندگی میں کبھی اتنا ذلیل محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک لمحہ رکے بغیر وہ دونوں الٹے پاؤں میاں آصف سعید کے گھر سے باہر نکل آئے۔ میاں آصف سعید میں اتنا تکبر بھرا ہوا تھا کہ وہ ان کو گھر سے باہر چھوڑنے بھی نہیں آئے۔ چودھری شجاعت نے ایک دفعہ پھر میری آنکھوں میں دیکھا اور مجھے کہا کہ ہم دونوں اتنی بڑی بے عزتی اس لیے برداشت کر گئے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ آصف سعید نہیں بلکہ ان کے پیچھے بیٹھے جنرل محمود اور جنرل امجد بول رہے تھے۔ اگرچہ چودھری شجاعت نے تو مجھے یہ بات نہیں بتائی لیکن مجھے ان کے لہجے سے یہ احساس یقیناً ہو گیا تھا کہ یہ وہ لمحہ تھا جب چودھری شجاعت اور پرویز الہی نے سوچا ہوگا کہ میاں آصف سعید جیسے چھوٹے افسر کے ہاتھوں ذلیل ہونے سے بہتر تھا کہ جنرل محمود اور جنرل امجد کے اصل باس جنرل مشرف کے دربار میں حاضری دے کر اس ملک کا ایک نیا سیاسی گاڈ فادر بنا جائے۔ اگر بندے نے ذلیل اور بے عزت ہونا بھی ہو تو آصف سعید، جنرل محمود اور جنرل امجد جیسے لوگوں سے کیوں ہوا جائے۔ اور یوں شجاعت اور پرویز الہی نے بالکل صحیح فیصلہ کیا اور کچھ عرصے بعد میاں آصف سعید جیسے لوگ اپنی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے لیے چودھری شجاعت کے دربار میں ہاتھ باندھے نظر آ رہے تھے۔ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا یہ اقتباس جناب رؤف کلاسرا کی کتاب ایک سیاست کئی کہانیاں میں چھپنے والے چودھری شجاعت حسین کے اس انٹرویو سے ماخوذ ہے جو انہوں نے جناب رؤف کلاسرا کو دیا تھا۔ وضاحت: اس کہانی کو آپ کے ساتھ ہرگز اس لیے شیئر نہیں کیا گیا تاکہ آپ کو یہ سمجھایا جا سکے کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کی خاموشی اور شہباز شریف کی مصالحت کس طرح میاں نواز شریف کو بیرون ملک لے جانے میں کامیاب ہوئی اور پھر جناب زبیر عمر بلد جنرل عمر اور میاں شہباز شریف کی اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ جناب جنرل باجوہ اور دیگر فوجی حکام سے ملاقاتوں کے بعد ریلیف کی کوئی صورت برآمد نہ ہونے کے بعد دل برداشتہ ہو کر میاں نواز شریف کے گریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے کہ مصداق شور مچانے سے کوئی تعلق نہیں۔